12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। इस बीच एक्स पर जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है। उसमें लिखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। यानी कि जो जदयू के 17 विधायक हैं वो कहीं न कहीं राजद के संपर्क में आ गए हैं। इस पर विस्तार चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी। जानते हैं कि आखिर इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये राजद के नेता भी हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं, एक्टिव हैं। जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है, क्या खेला होने वाला है? देखिए, अब तक बिहार के 14.25 करोड़ बिहार वासियों के साथ ये एनडीए की दल बदलू सरकार, दल बदलू नेता लोग बहुत खेला किए। पलटू राम जी बहुत खेला किए। इस बार जो है जनता की बारी है और जनता ने तय किया है कि जो 17 महीनों के अंदर जो बिहार की परिदृश्य बदल दिया जिस नेता ने, अब उस नेता को लाना है। और बिहार की जो विकास की जो गाड़ी थी, जिस तेज़ी गति से आगे बढ़ रही थी, उसी तेज़ी गति में बिहार को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि उधर के नेताओं में खलबली है, सब लोग अपने अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। जो उनके जो विधायक हैं उनको भी पता है कि आगे जो भविष्य है वो तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द घूमती है बिहार की राजनीति। अब वो जो वोट मांगने के लिए जाएंगे, तब नीतीश कुमार जी के आचरण पे या नीतीश कुमार जी की विचारधारा पे तो उनको वोट मिलने वाला है नहीं। तो अब वो वोट कैसे मांगेंगे? नीतीश कुमार का नाम लेंगे तब तो लोग भगा देंगे उनको। पलटू राम का नाम लेकर के कहाँ आपको वोट मिलेगा? और तो पार्टी बचाने के लिए किया है? नहीं, पार्टी बचाने के लिए अब बिहार का आप गला घोट दीजिएगा? हैं? ये कहाँ की बात हो गई? उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे ललन जी, उनको तो आपने अपने पाले में कर लिया। तो हम तो उनकी कहीं न कहीं मजबूरी हो गई थी। आप ये बताइए, हम तो सबके संपर्क में रहते हैं, हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। हम ऐसे लोग हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलते हैं। तो अब ये तो उन लोगों से जाकर के पूछिए ना जो नफरत की राजनीति, जो अल्टू पलटू की राजनीति किया करते थे और जो 17 वर्ष तक बिहार को नोच करके खा गए। बोलते थे कि बिहार में समंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे। तब तेजस्वी यादव जी ने तो कह दिया कि समंदर तो नहीं था, फिर भी 512 फैक्ट्री का तो एग्रीमेंट कर दिया तेजस्वी यादव ने। जो लोग बोलते थे कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, तो तेजस्वी यादव ने तो 17 महीने में दिखा दिया कि बिहार में पैसा है कि नहीं। सच्चाई बात यह है कि पैसा इन लोगों से ज़्यादा नहीं था जितना ये लोग डकार रहे थे। और अब तो बीजेपी की तरफ से भी बढ़िया बढ़िया कार्रवाई शुरू हो गया। राधाचरण सेठ जी के ऊपर, जदयू के एमएलसी हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू हुई है। नीतीश जी की बेचैनी बढ़ी है। तो वही आपसे हम जानना चाह रहे थे, जिसके पास में हथियार के रूप में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तो उनके डर से क्या लगता है कि पलटी मारने वाले हैं? जैसे देखिए, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से पलटी नहीं मार रहे। वो लोग जो भी इधर महागठबंधन में आएंगे, जो भी नेता, वो जनता के पक्ष में हैं। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर लेगी जब जनता आपके साथ है? तो ये तो जुमलेबाजी की जो सरकार है, ये तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, इन लोगों का अलायंस है। एनडीए की ये चौथी अलायंस है। तो ये क्या बिगाड़ लेंगे जब जनता आपके साथ में है? तो डर लगता है कहीं न कहीं ना कि मतलब कल तक मेरे पास संपत्ति कुछ था ही नहीं। 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख की संपत्ति थी। 5 साल हमने विधायक रहा, मेरे पास 5 करोड़ की, 10 करोड़ की संपत्ति हो गई है। किसी किसी का बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रहा है दिल्ली के अंदर, कहीं तमिलनाडु के अंदर, मुंबई के अंदर। तो कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के या बाकी और घोटाले को लेकर डर तो बना रहेगा ना। हाँ, तो वैसे में तब ये भाजपा वाले बताएंगे क्या कि अजीत पवार जी का जो 70,000 करोड़ का घोटाले, जैसे घोटालेबाज की संज्ञा दी गई थी, उनका क्या हुआ? उनके फैक्ट्री का सभी बंद हो गए? ईडी ने सभी बंद करा दिया क्या? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का सभी फैक्ट्री ईडी ने बंद करवा दिया। नारायण राणे जी का सभी फैक्ट्री बंद हो गया। व्यापम घोटाला जांच पूरा हो गया। मध्य प्रदेश में जो हुआ था,
भाजपा के ही रीजन में जो घोटाला, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और पटवारी घोटाला हुआ, तमाम ऐसे घोटाले हैं। सृजन घोटाला भी सुनने में आ रहा है खुलने वाला है। बालिका गृह कांड का भी जो मामला है वो भी शायद ईडी सीबीआई खोलने वाली है। तो ये तो सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई है, तो इससे हम लोग डरते नहीं हैं। ईडी सीबीआई VD DVD जो करना है कर लेवे, उससे हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग जनता के साथ हैं और 14.25 करोड़ के बिहारवासी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले जो 12 तारीख है, 12 फरवरी है, उसमें आपको बहुमत मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे पहले सत्र स्टार्ट होने वाला था 5 तारीख से, 5 तारीख से सत्र स्टार्ट नहीं करके उन्होंने 10 को किया। अब 10 से फिर 12 कर रहे हैं। अब पहले ये तो क्लियर कर ले कि 12 को भी करा लेंगे या 12 से भी डेट आगे बढ़ेगा। हम तो कहते हैं कि आज ही करा लीजिए ना, हम तो कहते हैं अभी ये करा लीजिए सत्र शुरू, अगर हिम्मत है तो ये डरपोक लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करा रहे हैं। जिन 17 महीनों में बिहार को रोजगार का प्रदेश कहा गया, बिहार इनके 17 वर्षों के कुकर्मों के वजह से उपेक्षित नज़रों से देखा जाता था। उसी बिहार को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में ऐसा काम किया कि बिहार को लोग उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। लोग सोचे कि चलो बिहार नौकरी मिलता है। जैसे ही सरकार गई तेजस्वी जी की, तो पुनः देख रहे हैं कि धारा 144 लगा दिया गया। भिकना पहाड़ी मखनिया कुआं तरफ जो हमारे जो छात्र नौजवान स्टूडेंट भाई लोग रहते हैं, कई कोचिंग संस्थानों में विपिन सर हैं मैथ मस्ती वाले, या खान सर हैं, या SK झा सर हैं, इन तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं इन पर ताला लगा दिए गए। ये कौन सी सरकार चला रहे हो? ये कौन सी सरकार चला रहे हो? तो ऐसी सरकार नहीं बदलनी चाहिए क्या? लोग जान चुके हैं कि सरकार कैसे चलती है, 17 महीनों में लोग देख चुके हैं कि कैसे विकास होती है। तो लोग अब जो है वही सरकार को पुनः वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। और तमाम जो खेला जो है ना, खेला तो होगा ही। मनीष कश्यप भविष्यवाणी करता है कि बिहार में सरकार गिरेगी, हम जेल से निकलेंगे 6 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी। सरकार 6 महीने भी नहीं होता है, सरकार गिर जाती है। तो फिर भी आप लोग उसे सीरियस क्यों लेते हैं? कोई भी आपकी तरफ से कोई नेता है, जो राजद के नेता जितने भी हैं, चाहे वो MLA ही क्यों ना हो जाए, कोई ट्वीट नहीं करते उसके बारे में? क्यों, क्या बात है भाई? देखिए, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि लुच्चा लफंगा के लिए हम लोग समय निकालें, ठीक है? लुच्चा लफंगा क्या है बोलते हैं? हम लोग जो बोलते हैं वो सही होता है। हम आपको बताते हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग बिहार की जनता के लिए समय रखते हैं। उनके विकास के लिए क्या क्या काम करना है ये सोचने के लिए समय रखते हैं। वो कितना भेड़िया सियार आया, उतना के लिए समय कहाँ से लाएगा आदमी, है ना? और रही बात जो भी बोला सरकार गिराने की या सरकार बनाने की, तो वो कौन सा सरकार गिराया? वो सरकार जिस सरकार ने बिहारवासियों को हमेशा खुशी दिया, जिस सरकार ने बिहारवासियों को हमेशा रोजगार दिया, वो अगर इतना ही अगर नौजवानों के लिए चिंतित था, तो अभी ALP का जो वैकेंसी आया था मात्र 5600, है ना? और जिससे आहत हो करके हमारे सभी जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र नौजवान भाई हैं, वो पटना में प्रोटेस्ट में आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों नहीं उन छात्रों के लिए आवाज़ उठाया? आवाज़ तो उठाई है। उसने ये बोला है कि जितने भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो सरकारी संपत्ति किसका है? सरकारी संपत्ति है किसका? कहते किसको है सरकारी संपत्ति? जब किसान जब आंदोलन करेंगे तो उनको ये लोग खालिस्तानी बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा। स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको भी आतंकवादी बोलेगा, उग्रवादी बोलेगा। अगर जो कोई महिला अगर प्रोटेस्ट करेंगी तो उनको भी मैंने कुछ भी उटपटांग बोलेगा, हैं? तो इसका जो है, इसका यही विचारधारा ही है। इसका बस यही डेस्टिनेशन था कि ये सब उटपटांग काम करके और किसी प्रकार से बीजेपी में चला जाता, और ये अपना काम बना चुका है। हाँ, या टिकट मिलेगी क्या? अब देखिए, बीजेपी से देखिए ऐसा के मिल सकता है, बीजेपी में ऐसे नहीं मिलता है। बीजेपी में काम करने वाले लोगों को थोड़ा टिकट मिलता है। क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव इसमें मिलने वाला है या फिर अगले 25 में? अब तो इससे जाकर के पूछिएगा तब जाकर के बेहतर। इस प्रकार से बोल रहे हैं इसलिए पूछा। नहीं, बीजेपी ऐसे ही लोगों को टिकट देने के लिए जानी जाती है
जो उटपटांग काम करेगा उसको बीजेपी में टिकट मिलेगा। बीजेपी में अच्छे लोगों को थोड़े कद्र होता है। अच्छे वहाँ अच्छाई कुछ है ही नहीं है, न सिद्धांत है न विचार है। वहाँ पे सांप्रदायिक शक्तियों की भरमार है। जाति पाति धर्म के आधार पे लोगों को एक दूसरे में बांटने का काम करते हैं। एक दूसरे में नफ़रत की जो बीज है वो बोने का काम करते हैं। वहाँ पे लोग तो उन्हीं को चुनते हैं। लोग कहाँ चुनते हैं, वो तो ईवीएम चुनते हैं ना। लोग कहाँ चुनते हैं। ईवीएम पे सवाल खड़ा क्यों करते हैं आप लोग? आप जीत गए तो ठीक है, अब वो जब जीत गए तो ईवीएम खराब है। आप यही समझिए ना कि हम जीत गए, उसके बावजूद ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में दोष है, खोट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे खुले मंच पर उसने बोल दिया है कि हमने CAA लागू कर दिया है। अब हम UCC को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में 2-4 दिन पहले की खबर है कि आपको उत्तराखंड के अंदर UCC लागू हो गया है। इसको लेकर के AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी जी, उनका कहना है कि जब ये कानून लोकसभा से राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ, लागू कैसे हो गया। दूसरी बात, उनका एलिगेशन ये भी है कि उस पर कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक UCC की बात है तो हमारे संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व है और उसके आर्टिकल 44 में ये UCC समान नागरिक संहिता के बारे में ये वर्णन किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें जो बातें, जो भी लिखी हुई बातें हैं, ये सरकार के ऊपर, सरकार की सोच विचार कैसी रखती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो UCC जो लागू करना चाहती है सरकार, या उत्तराखंड में भी इसको मान्यता मिल गई है, उत्तराखंड में भी इसको स्वीकार कर लिया गया है, सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे हम बगैर विचार किए हुए इसको हम लागू करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तलाक, वो वारिस, गोद प्रथा, उत्तराधिकारी प्रथा, ये जो तमाम जो बातें हैं, तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम का जो कानून है, या 1937 में जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ का जो कानून है, या यहूदी कानून जो 1925 में जो आया था, इन तमाम कानूनों को समझते हुए और जो कानून के जानकार हैं, पार्टी अगर कोई सिर्फ अपने लेवल पे अगर लागू करती है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई खोट है। अगर इसको लागू ही करना है तो फिर सर्वदलीय बैठक पहले बुलाई जाए और सर्वदलीय बैठक बुला करके और सभी दल के नेताओं की मंजूरी से इसको लागू किया जाता तो इसमें कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। वो क्यों करेंगे? आप ये बताइए, क्यों नहीं करेंगे? लोकसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या चाहते हैं कि फिर से सस्पेंड करवाना चाहते हैं सबको? नहीं, आप तो ये तो गलत है ना। आप लोग उसको मानेंगे नहीं? तो आप लोग बोलेंगे हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म की यहाँ पे जो बात है, ये सेकुलर तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि हमारी संविधान ने हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान क्या लिखी है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमारे देश की जो पहचान है वो लिखी हुई है। तो हम संविधान से अलग जो लोग चलना चाहेंगे उनका साथ कैसे दे सकते हैं? हम इस देश को सांप्रदायिक देश कैसे बना सकते हैं? हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम जाने जाते हैं ना, हमारी यही आइडेंटिफिकेशन है ना। तो हम तो इसी में रहना चाहेंगे। अब वो ज़बरदस्ती अगर कहेंगे कि नहीं इसको सांप्रदायिक विचारधारा अपनाओ, ये करो, तो हम तो नहीं कर सकते। तो ये जो UCC का जो कानून है ये बिल्कुल ही विवादास्पद है और हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान के नागरिक इसे स्वीकार कर पाएंगे, हमें नहीं लगता। और मौजूदा वक्त में स्वीकार तो कर लेंगे, मुस्लिम पर अगर लागू हो जाए, बाकी जो धर्म के लॉ है उस पर कोई फर्क ना पड़े, असर ना पड़े। नहीं, आप ये बताइए क्या मुस्लिम तो हुआ है उत्तराखंड में? क्या हुआ है उत्तराखंड में? हुआ क्या मुस्लिम हमारे भाई नहीं हैं? आप ये बताइए कि क्या हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका योगदान इस देश की आज़ादी में नहीं रहा है? या हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका योगदान इस देश के विकास में नहीं रहा है? हमारे देश की जो पहचान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है।
तो ये मुस्लिम भाइयों को टारगेट करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग जो कानून बनाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक जो कानून है, उस कानून को हम कभी भी नहीं स्वीकार सकते। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि संविधान के चौथे भाग में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें जो अनुच्छेद जो 44 है, उसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबके लिए होना चाहिए कि आप किसी धर्म को आप माने कमतर आंख दोगे, दबाने का प्रयास करोगे, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग किसी भी कीमत पे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल हम लोग विरोध करेंगे। लोकसभा में आपका आदमी है, सीट है, तो आएंगे ना, राज्यसभा में है, आएंगे ना। 2000 हम लोग जितना है, आप ये मत सोचिए एक एक बूंद से तालाब भरती है, एक एक बूंद से तालाब भरती है, ये मत। बूंद भी तो होना चाहिए ना। बूंद होगी ना, वो बूंद की ताकत हमारे 142 करोड़ की आबादी देते हैं। जो 142 करोड़ की जो जनता है, वो इस ताकत को प्रदान करते हैं। और हम लोग 142 करोड़ की जो जनता है, उनके साथ कभी छल नहीं होने देंगे। ये जो भाजपा के लोग जो हिंदू मुस्लिम करके जो समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, जाति को लेकर के जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अभी आपने देखा मेरे साथ राजद नेता एवं समाज सेवी संतोष रेणु यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।